मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। हम डेली बेसिस पर इंटरनल पॉलिटिक्स पर इतने प्रोग्राम्स करते हैं क्योंकि हमारी सियासत आवरली बेसिस पे होती है। हर 1 घंटे के बाद एक नया इवेंट सामने आ रहा होता है और वो ऐसा धूम धड़के का होता है कि जो सारा सिनेरियो चेंज करके रख देता है। और फिर थोड़ी देर के बाद एक नई खबर आ जाती है। तो बहुत सी ऐसी फॉरेन न्यूज़ होती हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस की ऐसी खबरें होती हैं कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं दो ऐसी खबरें आपके सामने पेश करूंगी जो दोनों खबरें बाहर से हैं, लेकिन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक पाकिस्तान से बन सकता है और बनता है। कैसे? सबसे पहले तो इस बात पर बड़ी खुशी मनाई जा रही है पाकिस्तान में कि चलें, एक हम ही IMF से कर्ज़ा नहीं ले रहे, बल्कि अब बांग्लादेश भी IMF के साथ कर्ज़े में जो है वो फंस चुका है। बांग्लादेश ने IMF से कर्ज़ा मांग लिया, $4.5 बिलियन। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। बांग्लादेश ने जो कर्ज़ा मांगा है उसमें और पाकिस्तान के जो हालात और इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसमें कोई तालमेल नहीं है। यानी अगर तो आप इस बात पर खुश हो रहे हैं कि ओहो देखें, ये हमें ही कहा जा रहा था कि हमारी ये हालत हो गई, हम दिवालियापन के नज़दीक पहुंच गए कि हमें जो है वो IMF के प्लान में जाना भी चाह रहे हैं और अभी तक प्लान भी नहीं मिल सका, ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है, तो नहीं। अब जो है तसल्ली है कि चलें, एक बांग्लादेश जिसको हम तरक्की के बड़े गुण गाते थे, हम कहते थे कि देखो हमसे अलग हो के वो कितना आगे निकल गया है और हर चीज़ में इतना आगे है और IMF के प्लान में भी नहीं है, वो कर्ज़े भी नहीं लेता। तो जब हमने देखा कि उसने कर्ज़ा ले लिया तो हमने कहा लो, हम तो गलत कहते थे भाई, वो भी हमारे जैसा ही है। वो हमारे जैसा नहीं है, ये आप भूल जाइए। बांग्लादेश बिल्कुल हमारे जैसा नहीं है, वो तरक्की में हमसे काफ़ी आगे है, बहुत आगे। देखिए, बांग्लादेश ने जो कर्ज़ा मांगा है वो $4.5 बिलियन है, ठीक है। पाकिस्तान का जो पूरा प्लान है IMF का, उस पर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं। उसकी बिल्कुल सिचुएशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस उससे डिफरेंट है। अच्छा, बांग्लादेश ने ये $4.5 बिलियन कर्ज़ा क्यों मांगा है? वो इसलिए मांगा है कि उसके फॉरेन रिजर्व्स कम हुए। अब जब मैं आपको ये बताऊंगी ना, बड़े अगर आप खुश हो रहे हैं कि हो हमारे भी फॉरेन रिजर्व्स जो है देखें वो अब तो $10 बिलियन से भी कम हो के कोई $9 बिलियन के करीब आ चुके हैं, तो बांग्लादेश के भी कम हो गए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व्स कितने थे और कितने कम हुए। $41 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स बांग्लादेश के थे और कम कितने हुए कि 39.67 समथिंग पर वो आए। तो उन्होंने इसके साथ देखा कि भाई ये तो 41 से हम $39 बिलियन पे आ गए हैं, तो हमारी जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं उसके लिए तो हमें मुश्किल पड़ेगी। तो ऐसा है कि हम $4.5 बिलियन कर्ज़ा ले लेते हैं IMF से। ये है कहानी। अब आप सोचिए कि हमें देखें, हम अभी तक क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कोई बात नहीं, $10 बिलियन से हम अभी $9 बिलियन तक ही आए हैं, इतनी क्या आफत पड़ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई। आप ये देखिए कि बांग्लादेश कहाँ पर है। मैं आपको एग्जैक्ट उसके अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस साल जो उसकी ये आ रही हैं सारी, उसमें ये है कि उसके 40, बल्कि मैं 41 कह रही थी, जो कोट हो रहा है मुख्तलिफ़ जगहों पे मैं देख रही थी, काफ़ी वेबसाइट्स और इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इसको रिपोर्ट कर रही हैं, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश के जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स थे, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर थे, वो $45.5 बिलियन बनते थे और उनके जो कम हुए हैं वो अब पहुंच गए हैं 39 पॉइंट समथिंग पर। से 39 पर वो आए हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम $4.5 बिलियन उससे कर्ज़ा ले लेते हैं। ये बात बिल्कुल अलग है। ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं कि जी इजिप्ट और श्रीलंका के बाद पाकिस्तान तीसरा मुल्क जो है वो IMF से में गया है, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी जो कर्ज़ा ले लिया है, बात ठीक है कि कर्ज़ा उसने लिया है, लेकिन उसकी और हमारी सिचुएशन में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अच्छा, उसने ये किसके लिए लिया? जो मैंने आपको बताया कि उसने इसलिए लिया है कि जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं उसको ये पे करने में मुश्किल हो रही है, तो उसने कहा उसके लिए वो ले लेते। एक और चीज़ जो वहाँ पर की गई है, एक स्टेप ये लिया गया है कि ख़ास तौर पर इंपोर्ट, जो कार्टन में या जो टिन पैक्स आते हैं इंपोर्ट में, ऐसा लग्जरी आइटम्स, उनके ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी।
जो यहाँ पर लगने लगी है, हुकूमत ने कुछ आइटम्स पर लगाई है, लेकिन काफ़ी आइटम्स अभी भी ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पाबंदी नहीं लगी, तो उन्होंने फौरी तौर पर इसके लिए जो है ये तदारुक किया। अब हम अगर इसको ये देखें कि क्या बांग्लादेश भी अनकरीब ऐसी जगह पर पहुँचने लगा है कि जहाँ पर उसको भी जो है वो यही दिवालिया वाली हालत आ जाए। तो देखिए, एक बात याद रखें कि दुनिया के कंट्रीज़ जो हैं उसमें जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसका एक बड़ा फैक्टर यूक्रेन की वॉर भी चल रही है, और आगे चल के ख़ास तौर पर कहा यह जा रहा है कि ये फैक्टर ऐसा है कि जो दुनिया को, कंट्रीज़ को तंग करेगा। लेकिन इसी से खबर और भी निकल रही है, और वो क्या है, जब हम बात ये करते हैं ना कि यूक्रेन की वॉर काफ़ी तंग करेगी दुनिया को और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आगे चल के बहुत आएंगी, तो इस पे फिर जो समझदार कंट्रीज़ हैं और जो अपने इंटरनल अफेयर्स में, पॉलिटिक्स में, इसमें इतने नहीं फंसे हुए, वो क्या कर रहे हैं कि वो अभी से स्टेप्स ले रहे हैं। अब जैसे एक हमारा हमसाया मुल्क भारत, इंडिया ने इसी वजह से एक बहुत बड़ा स्टेप लेने का जो है वो प्लान बनाया, और इंडिया के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनकी ये स्टेटमेंट है जो काफ़ी जगहों पर पब्लिश हुई है, और इसके ऊपर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने काफ़ी इसको रिपोर्ट किया है, जिस पे इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगले 5 इयर्स में इंडिया का जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी वहाँ पर पेट्रोल का इस्तेमाल, फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि भाई गाड़ियों में अगर पेट्रोल नहीं वो डालेंगे तो वो कैसे इंतज़ाम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये कोई आम छोटी बात नहीं है कि कोई मुल्क ये कहे कि हम जो है अगले 5 साल के बाद तो हम पेट्रोल यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे, हमें नहीं चाहिए होगा ये। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लीन एनर्जी पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अगर तो कोई कंट्री इतना कर चुका हो काम कि 5 साल के बाद उसको क्लीन एनर्जी पर कन्वर्ट होने में कोई मुश्किल ना हो, तो वो ये बात कह सकता है। वो कि ये बहुत मुश्किल है, और नज़र ऐसा आ रहा है, चलें हो सकता है कि वो 6-7 ईयर्स, उससे ज़्यादा ले लें, लेकिन अगर उन्होंने 5 ईयर्स कहा है तो इसका मतलब है कि उनके पास ये प्लान मौजूद है कि किस तरीके से वो उस पर कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसका उसको फ़ायदा क्या होगा? अब इसका इंडिया को फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कि आपका बहुत पैसा बचेगा। आप देखें ना, क्या कभी रशिया से, कभी कहीं से, पूरी दुनिया में जो फ्यूल हम ख़रीदते हैं उसके लिए, पेट्रोल के लिए, हम कभी सऊदी, जैसे हम पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया से कहा जाता है कि जनाब ये जो ऑयल है, ऑयल की मद में इतना रुपया दे दें, या हमें जो है ऑयल ही दे दें, उधार तेल दे दें, $3 बिलियन का उधार तेल दे दें, ये कर दें, फिर हमें जो है वो कर्ज़ा चुकाना होता है, ये सब चलता रहता है ना। तो सबसे बड़ा जो आपका काम होता है वो ये होता है कि भाई हमने जो है, हमें ऑयल चाहिए। अब तेल के उसमें भारत ने फ़ैसला किया है कि अगले 5 सालों में ये किससे ही मुका दो, ये ख़त्म करो, ये चीज़ ही ख़त्म करो कि हमें इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करना पड़े। अब ये कैसे होगा? वो होगा ऐसे कि देखें, क्लीन एनर्जी में वैसे तो इसके ऊपर जो है वो पूरे एक्सपर्ट्स ही कोई सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी ऊपर की बात करें तो वो ये है कि क्लीन एनर्जी में कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी जगह इस्तेमाल होती हैं। अब उसमें जो है वो CNG भी हो सकती है, LNG भी हो सकती है, लेकिन इसमें जब मैंने ये देखा कि क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो देखिए, अगर इंडिया ये सोच रहा है कि वो CNG इस्तेमाल करेगा, तो CNG का तो अपने भी बड़े मसाइल हैं ना। गो कि वो सस्ती है, फ्यूल से, पेट्रोल से वो सस्ती है और अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन CNG क्या यहाँ पर भी जब इस्तेमाल की जाती है तो उसमें जो है वो ये कहा जाता है कि नहीं, आप मतलब बड़ी गाड़ी में जो है वो मुश्किल है उसको यूज़ करना, छोटी गाड़ी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं, यानी कि उस पर लिमिटेशंस है। और LNG का कितना है, वो भी एज सच लिमिटेशंस होंगी उसमें भी, यानी ये कि तेल की तरह तो नहीं है। तो यकीनी बात है कि इसके ऊपर कुछ और भी ऑप्शंस उनके पास होंगे जो इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा, जब ये बात की जाती है उसमें कहा यह जाता है कि जो है हाइड्रोजन, बल्कि मैं देख रही थी कि उसमें क्या है, तो उसमें कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन इसके ऊपर कई लोग इस पे कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे कि एलोन मस्क है। अब एलोन मस्क इसके बारे में जो बात करते हैं तो बड़ा इसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, और उनकी अगर आप ट्वीट्स भी देखें तो कई दफ़ा उन्होंने ऐसे किए, वो कहते हैं कि नहीं, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये सब अपनी जगह पर, ये सवालात अपनी जगह पर। आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये नहीं है कि वो क्या इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं है कि भारत ने अगर ये फैसला किया है तो वो क्या 5 साल में कर लेगा या उसको 10 साल लगेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उन्होंने ये सोचा और प्लान किया और पूरा जो है उसका मैपिंग कर ली है कि हम इतने सालों में ये कर लेंगे। अब देखें इससे क्या होगा, ये किस वजह से ऐसे फैसले किए जा रहे हैं? वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन वॉर कहा जा रहा है कि लंबी चलेगी,
और यूक्रेन वॉर के बाद ऑलरेडी दुनिया जो है वो बड़े मसाइल में फंस चुकी है, और उन फिर प्रॉब्लम से कोई ना कोई तो सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो लोग जो है इस तरह के सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। तो बांग्लादेश भी यकीनन आप देखिएगा, ये जो है वो 4.5 बिलियन डॉलर्स ले रहा है, वो उसको वापस भी कर देगा। उसके ये जो थोड़ा बहुत मतलब 45 से जो है 39 पे अगर आए हैं तो ये तो दोबारा से जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि आप वो ढूंढने की सोल्यूशन कोशिश तो करें, आप उसकी तरफ तवज्जो तो दें। हमारा तो ये हाल है कि इकॉनमी है कहाँ भाई, IMF प्लान आ गया, यहाँ पे तो फड्डे पड़ गए हैं। पंजाब हुकूमत तो किसी और के पास चली गई है, और अभी तक जो है वो तो पता ही नहीं है ये किस तरफ से हो रहा है, कौन कर रहा है, और असल में इसके पीछे है कौन, और ये हो क्या रहा है मुल्क के साथ, ये मुल्क को दाव पे क्यों लगाया हुआ है, ये क्या बनेगा। हम तो यही सोचते सोचते रह जाते, हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। हम ऐसा करें कि हम भी जो है वो सोचें कि फ्यूल से निकल जाएँ, हम ये सोचें कि हमें तेल ना उधार लेना पड़े। हमें असल पॉइंट ये है, देर में जल्दी जब कोई फैसला कर लेता है, कोई सोच लेता है, तो फिर वो कर भी लेता है। तो देखें ये सिचुएशन है, मैंने आपको बता दिया। तो जो लोग खुश हो रहे हैं कि बांग्लादेश में, उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं, मतलब उनको सोचने की ज़रूरत है कि उनके 45 बिलियन डॉलर रिजर्व है, ठीक है। और वो जो हैं देख लेना, फिर मैं तारीख में जाऊँ, हिस्ट्री में जाऊँ और क्या बताऊँ मैं, तो वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन वो कहाँ पर पहुँचे हुए हैं आप देखिए, उनकी कॉटन इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, उनकी गारमेंट इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। आप पूरी दुनिया में जाके देखें, इंडिया और बांग्लादेश और इंडोनेशिया एंड मलाइशिया, ये वो कंट्रीज़ है जिनके वहाँ पर पूरी दुनिया में, आप यूरोप से लेकर अमेरिका तक गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं। उठा के देखे पीछे, आप देखते हैं मोर तो इन 3-4 मुल्कों की लगी होती है। और हमारा तो कॉटन यहाँ पे पैदा होता है, लेकिन हमारा ज़राई मुल्क है, लेकिन फिर भी जो है हम ऐसा नहीं कर पाते। वो है, सुनने में आया था कि किसी जगह पर हमने कोई ये जो बेड शीट्स या इस तरह की बड़ी तादाद में वहाँ पे मिल रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नहीं, ये कोई प्लानिंग थोड़ी, इससे थोड़ी होता है, इस तरह नहीं होता। इसके लिए तो बहुत बड़ी वो चाहिए होती है। हमारी तो मुल्क के अंदर की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी जो है वो जो हालात हैं देखते हैं आप, फिर ये कि लोड शेडिंग कितना होती है, किस वजह से होती है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। तो देखें ये हैं तरीके सोचने के, हमें इस पर सोचना चाहिए। काफ़ी मैंने बात कर ली, मैं ज़्यादा और ज़्यादा लेक्चर देना नहीं चाह रही, कि मैं बस सिर्फ ये चाह रही हूँ कि हमें भी जो है वो इसकी तरफ देखना चाहिए। और हमें अब ये छोटे छोटे मसाइल से, जो बहुत बड़े हमारे लिए मसाइल बन चुके हैं, इनसे निकल के हमें ऊपर जाना चाहिए, और हमें इस मुल्क को आगे ले जाने की, तरक्की करने की सोचना चाहिए। नौजवानों को जिहाद पर ना लगाएं, नौजवानों को ये सब बातें बताएं और कहें कि कुछ करो, और बताएं उनको, सहूलतें दें, तरीके दें, बजाय इसके कि उनको कहें कि घर घर आप जाएं और बताएं कि चलें छोड़े, आगे मैं कुछ नहीं बोलती, इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।